Good morning, friends. Myself Ranjit, and Namaskar, all of you. Today, it's a very important day, and now we are going to some important notice about all of you. Today, we are going to discussing some important topics from polity section, and it would be very beneficial for all of you to revise it more and more times. Then you can go into your exam with well confidence. So let's start with लैप्सिंग ऑफ बिल्स, विधेयकों का एक तरह से वैफकत होना। देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने उस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया जो लोकसभा में समय की बर्बादी करने वाले विधेयक के वैफकत को स्वचालित बनाता है। ये लैप्स ऑफ बिल के क्या प्रावधान है? लैप्स ऑफ बिल कब आखिर लैप्स हो जाते हैं? देखिए, अनुच्छेद 107 विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध करता है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के विघटन पर विधेयकों का लैप्स होना, जैसे कि लोकसभा में अगर प्रारंभ है और विचार में विधेयक लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा प्रारंभ और पारित विधेयक जो लोकसभा में विचाराधीन है वो भी लैप्स हो जाएगा। लोकसभा द्वारा प्रारंभ अर्थात इनिशिएट किया जाए पारित विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है वो भी लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा प्रारंभ कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा संशोधन सहित लौटा दिया गया हो और राज्यसभा में विचाराधीन हो, दैट वुड बी ऑल्सो लैप्स्ड। सभी के सभी वैफकत हो जाएंगे। तो कौन से विधेयक जो किस परिस्थिति में वैफकत नहीं होने वाला परिस्थिति क्या क्या है? अगर राज्यसभा में विचाराधीन कोई विधेयक जो लोकसभा द्वारा ना पारित हो और ना ही लैप्स होता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन करने से पहले किसी विधेयक हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान कर दिया गया हो तो यह लैप्स नहीं होगा। दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, दैट वुड नॉट बी लैप्स्ड। दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जिसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो वो भी लैप्स नहीं होने वाला है। तो सिंपल सा है, लैप्स किस कंडीशन में होता है। यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के लिए एक प्रश्न तैयार कर सकती है इस पर, तो ध्यान रखिएगा किस स्थिति में बिलों का लैप्स होता है, किस स्थिति में नहीं होता है। बहुत आसान है, जो अगर सदन विघटन होता है, अगर वही विघटित हो जाए तो फिर बिल का कोई महत्व नहीं रहता है, स्पेशली लोकसभा के बारे में। तो अब आते हैं कि लाभ का पद क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना रहेगी, तो ध्यान से सुनिए। हाल ही में लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विधानसभा के विधायकों की अयोग्य घोषित कर दिया गया। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना होगा कि लाभ का पद क्या है। प्रॉफिट जो होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनुच्छेद 102 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए और 191 का सब क्लोज ए और सब क्लोज ए में लाभ के पद के आधार पर निर्धारताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को ना तो संविधान में परिभाषित किया गया है और ना ही जनप्रतिनिधि अधिनियम में। ये डायरेक्ट लाइन उठा कर दिया गया था यूपीएससी के 2019 में, परंतु इससे ना तो संविधान में और ना ही लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। प्रदत्त बार दोलाई बनाम ये रॉयवाद 2001 में उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की जांच के लिए विभिन्न प्रश्नों को रेखांकित किया कि क्या वह नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है, क्या पदस्थ व्यक्ति को हटाने का अथवा बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है, क्या सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है, पदस्थ व्यक्ति के कार्य क्या है, क्या वह ये कार्य सरकार के लिए कर रहा है, क्या किए जा रहे या इन कार्यों के निष्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण है। यदि उत्तर सब में हाँ 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 आता है तो निश्चित रूप से यह लाभ का पद हो जाएगा। कालांतर में जया बच्चन बनाम भारत संघ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित कर दिया। ऐसा पद जो किसी लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ को प्रदान करने में सक्षम हो। इस प्रकार लाभ के पद वाले मामले में लाभ का वास्तव में प्राप्त होना नहीं अपितु लाभ प्राप्ति की संभावना भी एक निर्णायक कारक है।
सिर्फ आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो तभी वो पद लाभ का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा एहसास हो कि उससे लाभ मिलने की संभावना भी है और उससे कहीं उसकी खुशबू और उसकी बदबू भी आ रही है कि आपको लाभ उससे मिल सकता है, जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ के पद का त्याग करना होगा, वरना आप संसद सदस्य या मंत्रिपरिषद में किसी भी अंग के सदस्य तो नहीं बन सकते हैं। सरकार के एक हिस्से में बनकर किसी लाभ का पद तो उठा नहीं सकते आप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मंत्रिमंडल समितियों का पुनर्गठन, दैट मीन कैबिनेट कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। केंद्र सरकार द्वारा 2 नई समिति, एक है निवेश और विकास पर मंत्रिमंडल समिति तथा रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति के गठन के सहित 8 प्रमुख मंत्रिमंडल समितियों का पुनर्गठन किया गया है। ये मंत्रिमंडल समितियां, कैबिनेट कमेटी क्या होती है? ये संविधानेतर निकाय संविधान के बाद बना है, जिसकी स्थापना संबंधित प्रावधान भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 में उपनिबंधित किए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें समय समय पर अनिवार्यता और परिस्थितियों के अनुसार, मांग के अनुसार गठित किया जाता है, इसलिए इनकी संख्या, इनका नामांकन, इनकी संरचना के साथ परिवर्तन होता रहता है। वर्गीकरण की बात करें तो एक अस्थायी होता है, दूसरा तदर्थ होता है। अस्थायी समितियाँ अस्थायी प्रकृति की, जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी की प्रकृति की होती है, जिसका जिक्र ऑलरेडी किया जा चुका है। प्रकार्य, ये मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने हेतु एक प्रकार का संगठनात्मक उपकरण है। ये समितियाँ नीतिगत मुद्दों की गहन समीक्षा और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती है। मंत्रिमंडल इनके द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं। संरचना समानता, इसे केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, हालांकि कैबिनेट मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्री को भी इनका सदस्य बनाया जा सकता है। दूसरी बात है, इसमें न केवल संबंधित मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं, बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। इनके सदस्यों की संख्या 3 से लेकर 8 तक हो सकती है। समितियों के प्रमुख जो होते हैं, अधिकांश समितियों का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, किंतु यदि प्रधानमंत्री किसी समिति का सदस्य हो है तो वो ऑटोमेटिक उस समिति का अध्यक्ष हो जाएंगे। अन्य संबंधित जानकारी, पुनर्गठित समितियां निम्नलिखित हैं। नियुक्ति संबंधित मंत्रिमंडल समिति, इसे केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यम बैंक, 3 सेवाओं के प्रमुखों आदि से संबंधित सभी उच्च स्तर जो नियुक्तियां होती है उसके संबंध में निर्णय लेने के लिए गठित किया जाता है। इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर प्रति नियुक्ति, सेंट्रल डेपुटेशन, वो होने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में भी निर्णय किया जाता है। अगला है आर्थिक मामलों के संबंधित मंत्रिमंडल समिति, CCEA। इसके द्वारा एक सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति विकसित करने हेतु आर्थिक प्रवृत्तियों, समस्याओं और संभावनाओं की समीक्षा की जाती है। यह कृषि उपज की कीमतों और आवश्यक वस्तु की कीमतों का निर्धारण करती है। यह औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों का और ग्रामीण विकास और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा करती है। जाओ ले लो। आर्थिक मामलों के संबंधित मंत्रिमंडल समिति CCEA, तो इसके बारे में लगभग सब कुछ बता दिया गया। यह 1000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव पर भी विचार करती है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति, यह संसदीय सत्रों के लिए समय सारणी तैयार करती है और संसद में सरकारी कार्यों की प्रगति की निगरानी भी करती है। यह गैर सरकारी कार्यों की समीक्षा करती है और तथा यह भी निर्धारित करती है कि किन विधेयकों और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, इसके द्वारा घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, इसके द्वारा कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक अथवा बाह्य सुरक्षा निहितार्थों से संबंधित विदेशी मामलों पर नीतिगत कार्रवाइयों की निगरानी की जाती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी निगरानी रखती है और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में किए गए 1000 करोड़ रुपये से अधिक
पूंजीगत व्यय से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती है। यह रक्षा उत्पादन विभाग DDP और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग सर्विस कैपिटल एक्विजिशन प्लान SCAP और सुरक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति या सरकारी आवासों के आवंटन के संबंध में दिशा निर्देश अथवा नियम निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए आवंटित किए जाने वाले आवास भी शामिल हैं। नई समितियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। इसके द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निवेश की अवसंरचना और विनिर्माण संबंधी परियोजनाओं का अथवा इसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की जाएगी। इसके द्वारा चिन्हित क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान करने हेतु समय सीमा का निर्धारण भी किया जाता है और साथ ही साथ इस परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए भी इसकी गठन की जा रही है। अगला है रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति। इसके द्वारा कौशल विकास के लिए सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों को दिशा प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने और जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों को प्राप्त करने हेतु कार्यबल की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना, रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देना और संबंधित कारणों की पहचान करना और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता और उपलब्धता के मध्य विद्यमान अंतराल को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना आवश्यक है। मंत्रालय द्वारा संचालित सभी कौशल विकास पहलों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए इन समितियों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और समय समय पर इस संबंध में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति और संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति को छोड़कर प्रधानमंत्री उपयुक्त 6 समितियों के अध्यक्ष होते हैं। अब अगला टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध। Center state relationship, that's very important. Already UPSC asked some important question from center state relation in UPSC mains as well as in prelims. So let's start first नीति आयोग। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। राजीव कुमार को इसके उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया और गृह मंत्री अमित शाह को इसका पदेन एक्स ऑफिशियो मेंबर। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आते हैं हम लोग पृष्ठभूमि में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना। आरंभ में देश के निवेश गतिविधियों के दिशा निर्देश हेतु एक अभिकरण के रूप में इसका स्थापना किया गया और बाद में योजना आयोग के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन किया जाता रहा था। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन हो, राज्यों को वित्त प्रदान करना हो, लेकिन 2015 में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन सरकार के एक थिंक टैंक विचार मंच के साथ साथ परामर्शी निकाय के रूप में किया गया। तो नीति आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए। आयोग की संरचना, इसके अध्यक्ष, इसके प्राइम मिनिस्टर, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO पूर्णकालिक सदस्य होता है। संख्या कोई निश्चित नहीं है। अग्रणी विश्वविद्यालय अनुसंधान संगठनों से अधिकतम 2 पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य के रूप में 4 केंद्र मंत्री, शासी परिषद जिसमें सभी राज्यों और विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। क्षेत्रीय परिषदें जिनका गठन एक या एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं के समाधान हेतु किया जाएगा। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में संबंधित क्षेत्र की प्रासंगिक जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर। क्या उद्देश्य है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग? राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट के साथ साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों से संबंधित एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। आयोग के क्या कार्य हैं? शासन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण निर्देशात्मक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करना,
ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण और इनका सरकार के उच्चतर स्तरों तक उत्तरोत्तर समेकन करने हेतु तंत्रों का विकास करना। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि सौंपे गए विशिष्ट क्षेत्रों संबंधित आर्थिक रणनीति और नीति की में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को समाहित किया गया है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आर्थिक प्रगति के पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन, अवसरों तक समतावादी पहुँच, सहभागितापूर्ण एवं स्वीकार शासन, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। नीति आयोग का प्रदर्शन, विभिन्न पहलुओं और कार्यक्रमों का शुभारंभ, जैसे कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिणामों से संबंधित प्रदर्शन का मापन करना, राज्यों को रैंकिंग प्रदान करना, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, 7 एक भारत श्रेष्ठ भारत, अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों के लिए विकास समर्थित योजनाएं, दैट मीन डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट्स, DSSS, स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी, PPP मॉडल और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों के लंबित विवादों का समाधान, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सबका साथ सबका विकास विजन को क्रियान्वित करना और सुनिश्चित करना कि भारत की विकास प्रक्रिया समावेशी बने, दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ प्रमाण आधारित नीति निर्माण को सक्षम बनाना और उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना, 3 वर्षीय राष्ट्रीय कार्य एजेंडा और अभिनव भारत @75 के कार्य नीति, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75, जो कि भारत की परिवर्तित वास्तविकताओं के साथ विकास रणनीति के बेहतर संरेखन को प्रोत्साहित करेंगे। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या उद्यमों में सुधार, संतुलित क्षेत्रीय विकास, पूर्वोत्तर को विकास में सहायता प्रदान करना, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी क्षेत्रों में सुधार, पोषण अभियान का शुभारंभ, राष्ट्रीय पोषण रणनीति का विकास, औसत क्षेत्र में सुधार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, नीति आयोग द्वारा इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी रोड मैप 2030 संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करना, प्रकाशित करना, राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 में संशोधन हेतु रोड मैप, उद्यमशीलता और नवाचारी पारितंत्र को बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन मिशन ने भारत में नवाचारी पारितंत्र में सुधार करने हेतु पहले से ही सराहनीय कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत भारत में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017, वुमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, महिला उद्यमिता मंच। नेक्स्ट टॉपिक, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तियुक्तकरण, दैट मीन रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS को अधिक युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पृष्ठभूमि, केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित योजनाएं होती है। इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और ये योजनाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल क्षेत्रों से संबंधित होती है। CSS वस्तुतः राज्य की योजनाओं हेतु केंद्र सहायता का सबसे बड़ा घटक है। ध्यान दें कि इनके अंतर्गत राज्यों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त नहीं होती है। भारत में योजना काल के आरंभिक वर्षों में CSS की संख्या सर्वाधिक थी, जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इनकी संख्या 190 थी और 9वीं योजना में यह बढ़कर 360 हो गई। CSS के प्रकार भी है। एक तो होता है अति महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसको कोर ऑफ द कोर या राज्यों की अनिवार्य भागीदारी की मानदंड है। वित्त पोषण जो होता है सामान्य श्रेणी के राज्य मौजूदा वर्तमान और विशेष श्रेणी में राज्य मौजूदा प्रतिमान, जैसे कि कोर ऑफ द कोर जो है 6 है। एक मनरेगा है, दूसरा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसको वरिष्ठ महिला आदि के लिए कहते हैं, ST और SC अम्ब्रेला योजना, ST अम्ब्रेला योजना, अन्य OBC हेतु अम्ब्रेला योजना, अल्पसंख्यकों हेतु अम्ब्रेला योजना। अब है महत्वपूर्ण कोर 20, राज्यों को अनिवार्य भागीदारी की सामान्य श्रेणी के 60 और 40 का अनुपात, विशेष श्रेणी में 90-10, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय विकास अभियान, वानिकी और वन्य जीवन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सभी के सभी कुछ निश्चित रूप से राज्यों की भागीदारी को अनिवार्य बनाता है। और एक होता है वैकल्पिक, राज्य या तो सभी अथवा किसी एक का चयन कर सकते हैं। समान श्रेणी में 50-50 और विशेष श्रेणी में 80:20 का रेशियो है। सीमा क्षेत्र के विकास, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये ऑप्शनल है। CESS को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? एक तो विचार विमर्श में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया गया है। 2014-15 में राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी को किए जाने वाले प्रत्यक्ष अंतरण को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में CSS हेतु राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की संचित निधि के माध्यम से किए जा रहे हैं और CSS की संख्या में कमी। वर्तमान में CSS की संख्या में 66 से घटाकर 28 कर दी गई है और इन्हें 3 श्रेणियों में भी विभाजित कर दिया गया है। पहला है राज्यों को प्रदत्त विकल्पों में वृद्धि। राज्यों को उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले वैकल्पिक योजनाओं का चयन का विकल्प प्रदान किया गया है। निधियों के उपयोग से संबंधित कठोरता में कमी। प्रत्येक CSS के लिए किए जाने वाले समग्र वार्षिक आवंटन में फ्लैक्सी फंड्स लोसिल निधि की राशि की वृद्धि की गई है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों हेतु 10% से बढ़ाकर 25% और 30% कर दिया गया है। CSS का मूल्यांकन, CSS के अनुमोदन को वित्त आयोग की समयावधि के साथ कोटर्मिनस किया जा रहा है। नीति आयोग सभी CSS के मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल है। अगला टॉपिक है हिंदी भाषा का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी दिवस के केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की साझी भाषा कॉमन लैंग्वेज के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया था, बट इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि उनके द्वारा एक हिंदी को गैर हिंदी भाषा में थोप दिया जाए, बल्कि हिंदी तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए हमारे संविधान में भी बात की गई है। इसको प्रमोशन की बात की गई है, ना कि किसी इम्पोजिशन की। तो हिंदी भाषा के प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक आधार भी बहुत से हैं, जैसे आपको अभी चर्चा किया जाएगा। अनुच्छेद 351, यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में जो निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए उनकी समृद्धि को सुनिश्चित करें। इसी के साथ अनुच्छेद 120 है और अनुच्छेद 210 है, जिसमें अनुच्छेद 120 में संसद और अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल को उनके कार्य संचालन हेतु हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का विकल्प प्रदान करता है। अनुच्छेद 343 निर्दिष्ट करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संसद को विधि द्वारा आधिकारिक कार्यों, शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी या हिंदी या तो अंग्रेजी भाषा का चयन करने हेतु निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। उसी प्रकार 344 यह बताता है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्षों में एक आयोग का गठन कर सकता है, किया जाना चाहिए या किया जाएगा। अब भाषा के संबंध में अन्य संवैधानिक प्रावधान और भी है। अनुच्छेद 29 प्रत्येक भारतीय को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 का ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। दूसरा है 350 का बी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। त्रिभाषा लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र अर्थात 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जो 1968 में एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में हिंदी की शिक्षा को एक नीति के रूप में निश्चित स्वरूप प्रदान किया गया।
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में इन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया, परंतु बाद में इसको विचार को प्रारूप से हटा दिया गया। ध्यान रहे कि राज्य अनेक दशकों से द्विभाषा सूत्र का अनुपालन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में केवल अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित इस साल का, जिसका जिक्र संविधान के गलियों में होता रहा, संसद की गलियों से लेकर सड़क से संसद तक। अनुच्छेद 131 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 131। केरल और छत्तीसगढ़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिक संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, छत्तीसगढ़ ने विभिन्न केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। दैट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल 131 के बारे में समझिए। संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक आधिकारिकता से संबंधित है। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक आधिकारिकता है वो आर्टिकल 131 से जुड़ा हुआ है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य, एक और भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य या राज्यों के मध्य, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद का निपटारा करना हो। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी अन्य न्यायालय इस तरह के विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता है। आर्टिकल 131 के तहत किसी मामले को दायर करने के लिए उस मामले को केंद्र और राज्य के मध्य का विवाद का होना चाहिए और उसमें आवश्यक रूप से विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्निहित होना चाहिए जिस पर केंद्र और राज्य के विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता निम्नलिखित तक विस्तारित नहीं है। मतलब आर्टिकल 131 का प्रयोग आप निम्नलिखित संदर्भों में नहीं कर सकते, जैसे कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होता है जो किसी ऐसी संधि, करार, संविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो उत्पन्न करती है कि उस आधिकारिकता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। किसी इंटर स्टेट अर्थात अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग को, उसके वितरण को लेकर उसके नियंत्रण से संबंधित विवाद। तीसरा है भारत सरकार के विरुद्ध निजी व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिका। ये सब 131 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की अन्य आधिकारिकता के बारे में जान लेना जरूरी है। एक तो है सलाहकारी एडवाइजरी। सलाहकारी आधिकारिकता के तहत राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत शीर्ष न्यायालयों से राय लेने का अधिकार प्राप्त है। अपीलेट दैट मीन अपीलीय अधिकार। अपनी अपीलीय अधिकारिकता के तहत सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकते हैं। असाधारण आरंभिक अधिकारिकता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद और ऐसे मामले जिनमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं और मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का समाधान करने की भी अन्य शक्ति है। रीट अधिकारिकता उच्चतम न्यायालय को किसी व्यक्ति, किसी पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण दैट मीन हैबियस कॉर्पस, परामादेश, मैंडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, को वारंटो और उत्प्रेषण सरसरी रीट जारी करने का अधिकार है। संबंधित तथ्य और भी हैं। अनुच्छेद 256 भी चर्चा में था, जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है का अनुपालन सुनिश्चित रहे। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। 370 और आर्टिकल 35A। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। 370 और अनुच्छेद 35A क्या था पहले ये जानें। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक अस्थायी उपबंध था जो राज्य को उसके पृथक संविधान होने की
अनुमति के साथ साथ कुछ विशिष्ट शक्तियाँ स्पेशल पावर भी प्रदान करता था। अनुच्छेद 370 के अनुसार रक्षा, विदेश मामले और वित्त और संचार को छोड़ दिया जाए तो सभी अन्य कानूनों के प्रवर्तन के हेतु संसद को उस राज्य की सरकार की सहमति आवश्यकता होती थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से जो अनुच्छेद 370 के साथ ही व्युत्पन्न हुआ था, राज्य के अस्थायी निवासियों, उनके विशेषाधिकारों, उनके विशिष्ट अधिकारों को परिभाषित करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा को शक्तियाँ प्रदान करता था। संबंधित तथ्य क्या है? राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से संविधान जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 2019 द कॉन्स्टिट्यूशन द एप्लीकेशन ऑफ जम्मू टू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 प्रख्यापित किया। इस आदेश में यह उल्लेखित किया गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान राज्य में अब लागू होंगे। तात्पर्य यह है कि वे सभी प्रावधान जो जम्मू और कश्मीर हेतु एक पृथक संविधान के आधार का निर्माण करते थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार अनुच्छेद 35A स्वतः निरस्त हो गया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के उक्त आदेश के प्रभाव से व्युत्पन्न प्राधिकार का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा एक संवैधानिक संकल्प को अनुमोदित किया गया, जिसमें यह अनुशंसा की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी एब्रोगेट करते हैं। साथ ही साथ संसद द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पारित किया गया। इसमें जम्मू और कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर देना तथा जम्मू और कश्मीर डिवीज़न विधानसभा युक्त और लद्दाख विधानसभा रहित बनाया गया। 370 और 35A का निरसन कैसे संभव हुआ है? राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत एक राष्ट्रपति आदेश प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया। यह खंड राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राज्य में परिवर्तनीय मामलों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। इस आदेश के द्वारा अनुच्छेद 367 में भी संशोधन कर दिया गया। 367 के कुछ प्रावधानों का पठन अथवा उसकी व्याख्या संबंधी रीति का समावेश है। संशोधित अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 370 सब क्लॉज 3 में उल्लेखित राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 सब क्लॉज 3 में यह प्रावधानित था कि अनुच्छेद 370 को राज्य की विधानसभा की सहमति से ही संशोधित किया जाएगा। हालांकि इस संशोधन के कारण अब इसे राज्य विधानमंडल की अनुशंसा के आधार पर संपादित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सरकार ने संविधान के एक प्रावधान 367 में संशोधन करने हेतु 370 सब क्लॉज 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया और बाद में 370 सब क्लॉज 3 को संशोधित किया। परिणाम स्वरूप यह संवैधानिक और सांविधिक संकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन हेतु संकल्प को प्रस्तुत करने का कारक बना। चूँकि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन का अधीन था, इसलिए राज्यपाल की सहमति को ही जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति स्वीकार कर लिया गया। उठाए गए कदम से क्या क्या अब संभावित परिणाम निकल सकते हैं, इससे क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? एक तो है जम्मू और कश्मीर पर भारतीय संविधान की पूर्ण प्रवर्तनीयता हो जाएगी। एक पृथक ध्वज का विशेषाधिकार खत्म हो गया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के पूर्ववर्ती 6 वर्षीय कार्यकाल के स्थान पर 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। रणवीर दंड संहिता जम्मू कश्मीर के लिए पृथक जो दंड संहिता था का भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया गया। अनुच्छेद 356 जिसके तहत किसी भी राज्य की में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, पुनर्गठित जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश हेतु भी अब यह लागू होगा। विद्यालय महाविद्यालय में एडमिशन और राज्य की सरकारी नौकरी में केंद्रीय कोटा संबंधित कानून लागू होंगे। अन्य राज्यों के लोग संपत्ति और निवास अधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होगा। जम्मू और कश्मीर के संविधान के कुछ प्रावधानों जो किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करने वाले राज्य की महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित करते थे, वो अवैध घोषित हो गया। So in this video we discuss most of the important topics. So watch my video, subscribe my channel and spread it as far as possible. Thanks a lot for watching this video. Thank you.